नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर में हम प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अध्ययन के क्रम में रूसो के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियोस में रूसो की सामान्य इच्छा का कॉन्सेप्ट हमने समझने का प्रयास किया। उसके बाद में उसकी विशेषताएं भी हमने पिछले वीडियो में देखी। अब थोड़ा सा इसका सामान्य इच्छा की जो सिद्धांत दिया, जो संप्रभु उन्होंने सामान्य इच्छा को बताया है, उसका आलोचनात्मक बिंदु जो हो सकते हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो पहली इसकी आलोचना बिंदु जिससे हम करना चाहेंगे, सिद्धांत की अस्पष्टता है। यानी कि रूसो कहते हैं कि कभी तो सामान्य इच्छा में और सभी की इच्छा में अंतर है, लेकिन उन्होंने बहुमत की इच्छा को भी कहीं कहीं पर सामान्य मान लिया है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य इच्छा प्रॉपर सिद्धांत क्या है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता। सामान्य इच्छा जैसा कोई हमको कॉन्सेप्ट हिस्ट्री में कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को संप्रभु किस प्रकार से माना जाए, ये एक बहुत ही काल्पनिक तरीके की बात की उन्होंने। यथार्थ और आदर्श इच्छा का काल्पनिक भेद जो है वो दिया है उन्होंने कि दो में बांट दिया। पहला यथार्थ इच्छा और दूसरा आदर्श इच्छा। इस तरह की इच्छाओं में हम भेद नहीं कर सकते मनुष्य की। वो व्यक्ति की इच्छा जो है वो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है और उसको इस तरीके से दो में कैटेगराइज करना संभव नहीं है। सामान्य इच्छा निरंकुशता को भी प्रोत्साहन देती है, यानी कि कहीं पर भी कोई किसी प्रकार का अंकुश की बात नहीं करते, वो उसकी अखंडता की, अदेयता की, ये सब बात करते हैं और कोई उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं दिखाई पड़ता। सार्वजनिक हित की परिभाषा करना कठिन है। उन्होंने बहुत क्लैरिटी से नहीं बताया कि सार्वजनिक हित क्या है। सामान्य इच्छा जो है वो व्यक्ति की महत्ता को भी नष्ट करती है कि इससे सामान्य इच्छा के आगे एक बार सभी लोगों ने अपनी इच्छाओं का जब वहाँ समर्पण कर दिया, अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया, फिर सारी संप्रभु शक्ति जो है वो सामान्य इच्छा में आ गई। उसके बाद में व्यक्ति की इच्छा, उसकी स्वतंत्रता, इन चीज़ों के बारे में बहुत कम महत्व रह जाता है। छोटे राज्यों के लिए ये चीज़ उपयुक्त तो हो सकती है कि एक जगह खड़े होकर के सभी लोग अपना अधिकारों का समर्पण कर रहे हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या जिन राज्यों में है वहाँ पर इस तरह की बात करना संभव नहीं है। इसी क्रम में प्रतिनिध्यात्मक जो प्रजातंत्र हैं, जो कि आज विश्व के अधिकांश देशों में यही व्यवस्था है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिखाई देती। लेकिन फिर भी इस सामान्य इच्छा का अपना एक महत्व है। इसी कारण से बीए के इस थर्ड पार्ट के उसमें सिलेबस में हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। चीज़ों को समझने के लिए सामान्य इच्छा, सामाजिक समझौता सिद्धांत, ये सारे अपना महत्व रखते हैं, पर्याप्त महत्व दिखाई पड़ता है इनका। अब हम बात कर लेते हैं कि रूसो का प्रभु सत्ताधारी हॉब्स का शीश विहीन लेवियाथन है। ये एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और इसको लेकर के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं आप लोगों के कि रूसो ने जो अपना संप्रभु बताया सामान्य इच्छा, और हॉब्स का जो संप्रभु था लेवियाथन, उनमें किस प्रकार से ऐसे कॉमन या सिमिलर पॉइंट्स हैं कि सिर्फ हॉब्स के लेवियाथन में हम एक व्यक्ति हमको दिखाई देता है, वो मनुष्य है, दैत्याकार व्यक्ति है, इस तरह का उन्होंने बताया। और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट एक चीज़ यानी कि सामान्य इच्छा को संप्रभु बताया है। निरंकुशता के जो तत्व हैं वो दोनों में ही समान रूप से दिखाई पड़ते हैं। तो एक प्रकार से अंतर सिर्फ इतना हो गया कि सामान्य इच्छा के जो लक्षण रूसो ने बताए वो उसी तरह का, यानी संप्रभु के जो लक्षण, जिस तरह की विशेषताएं रूसो वर्णित करते हैं, उसी तरह की चीज़ें हमको हॉब्स के लेवियाथन के वर्णन में भी दिखाई पड़ती हैं। सिर्फ अंतर यह है कि हॉब्स का संप्रभु जो है वो एक मतलब जीवित है, वो लिविंग थिंग के रूप में मान सकते हैं, जबकि वो रूसो का जो संप्रभु है वो सामान्य इच्छा यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ जो है उसके बारे में वो चर्चा करते हैं। तो समानताएं जो हैं वो दोनों के बीच में है। इनको बिंदुवार हम समझ लें। हॉब्स की तरह रूसो भी राज्य को यानी कि सामान्य इच्छा को निरंकुश मानते हैं। हॉब्स की तरह हॉब्स का जो लेवियाथन है उसमें रूसो की सामान्य इच्छा, सिमिलर पॉइंट्स क्या हैं कि वो दोनों ही संप्रभु बताए उन्होंने। हॉब्स के लेवियाथन की तरह सामान्य इच्छा भी अखंड है, संगठित इकाई है और अदेयता का तत्व उसमें शामिल है।
लेवियाथन की तरह सामान्य इच्छा भी हमेशा न्याय संगत है और उचित है, कुछ भी उससे गलती जैसा कुछ नहीं हो रहा है। लेवियाथन की भांति सामान्य इच्छा के ऊपर समाज की कोई दूसरी शक्ति नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से निरंकुशता का तत्व इन दोनों संप्रभु में दिखाई पड़ता है। और लेवियाथन की तरह ही सामान्य इच्छा भी जो है वो कानून और विधि का मूल स्रोत है, वहीं से वो कानून बन रहे हैं। दोनों के निरंकुशतावादी चिंतन में जो अंतर है उनको शॉर्ट में हम बिंदुवार देख लेते हैं। हॉब्स के समझौते से एक यांत्रिक राज्य की स्थापना दिखाई पड़ती है, जबकि रूसो के समझौते से एक आंगिक राज्य की। हॉब्स का राज्य केवल शक्ति पर आधारित दिखाई देता है, जबकि रूसो का राज्य न्याय और नैतिकता पर। हॉब्स का संप्रभु एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह है, जबकि रूसो का समस्त जन समुदाय, यानी कि समस्त जन समुदाय की जो आदर्श इच्छाओं का समूह है, सामान्य इच्छा, वो रूसो का संप्रभु है। हॉब्स के संप्रभु पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, लेकिन रूसो की सामान्य इच्छा जो है उसके लिए एक जुडिशियस और नैतिक होना बहुत ही ज़रूरी है, और उसको सार्वजनिक कल्याण की भावना से ही वो काम करे, ये उसमें एसेंशियल एलिमेंट शामिल है रूसो की सामान्य इच्छा के संदर्भ में। तो हमने इस प्रकार से रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत में उसका सामाजिक समझौता पढ़ा, जो निरंकुशतावाद के तत्व हैं वो पढ़े, किस प्रकार से उन्होंने मानव स्वभाव की बात की, क्या उन्होंने प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएं बताई, क्या ऐसी कंडीशंस थी जिनके कारण कि सामाजिक समझौता जो है वो सभी लोगों ने मिलकर के किया। फिर हॉब्स का शीश कटा लेवियाथन और रूसो की सामान्य इच्छा में क्या कॉमन पॉइंट्स हैं, क्या अनकॉमन पॉइंट्स हैं, वो हमने देखा। तो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है वो तीनों का हमने अध्ययन किया, हॉब्स, लॉक और रूसो का। आप लोगों को तुलनात्मक अध्ययन वाला भी क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करना पड़ सकता है, यानी कि तीनों के सामाजिक समझौता सिद्धांत में तुलना की जा सके, इस लिहाज से भी आपको स्टडी करना चाहिए। थैंक यू।